ये 11 सितंबर सन 2001 था। सुबह के 8:30 बज रहे थे। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के ब्रुकर एलिमेंट्री स्कूल में छोटे बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। अमेरिका की सभी फ्लाइट्स अपने काम में व्यस्त थीं। थोड़ी ही देर बाद सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 71 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर बिल्डिंग से टकरा गई। फिर 17 मिनट बाद सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 का प्लेन साउथ टावर से टकरा गया। फिर 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन बिल्डिंग से टकरा गई। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को इस बारे में पता चला। वो हैरान रह गए। उन्हें इंटेलिजेंस टीम से चेतावनी मिली। उन्होंने कहा कि कोई भी फ्लाइट उस स्कूल में क्रैश होकर जॉर्ज बुश को मार सकती है। तुरंत यूएसए में सभी हवाई जहाज़ों को रोकने और अगर वे यात्रा कर रहे थे तो कनाडा में लैंड करने का आदेश दिया गया। सिक्योरिटी जॉर्ज बुश को स्कूल से लाकर एयरफोर्स 1 प्लेन में लाया गया। वहां से वो एंड्रूज एयरबेस जा रहे थे। उस रास्ते के बीच में उस प्लेन के दोनों तरफ से 2 F-16 जेट आए। उनका काम प्लेन को हमले से सुरक्षित बचाना था। फिर कुछ देर बाद हाईजैकर्स ने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 को व्हाइट हाउस बिल्डिंग में उड़ाने का प्लान बनाया। लेकिन जब उस फ्लाइट के पैसेंजर्स ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो प्लेन पेंसिल्वेनिया में 10:03 पर क्रैश हो गया। इस हमले में कुल 2996 लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने तुरंत CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से ये पता लगाने को कहा कि ये किसने किया। उन्होंने तुरंत उन फ्लाइट्स के पूरे पैसेंजर्स की लिस्ट इकट्ठा की। उनमें से एक की पहचान अल-कायदा ग्रुप से जुड़े होने के तौर पर हुई। वे तुरंत समझ गए कि ये उसामा बिन लादेन का काम था। ये जानने के बाद जॉर्ज बुश ने बस एक ही बात कही, जिन लोगों ने ये किया है वे जहां भी हों उन्हें ढूंढो और तुरंत मार डालो। लेकिन बिन लादेन को पकड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो अफगानिस्तान में था। उस समय तालिबान की सरकार राज कर रही थी। वे बिन लादेन को बचा रहे थे। अमेरिका ने तालिबान सरकार से बात की और उनसे बिन लादेन को सौंपने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। 15 सितंबर को यानी 9/11 के 4 दिन बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपने वॉर कैबिनेट मेंबर्स के साथ मीटिंग की। उस कैबिनेट में कई लोगों ने बुश से अफगानिस्तान को कुछ और समय देने को कहा, लेकिन बुश ने सिर्फ एक बात कही, F डिप्लोमेसी, हम जंग करने जा रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान जाकर बिन लादेन को पकड़ने का फैसला किया। जॉर्ज बुश ने एक इंचार्ज अपॉइंट किया और उसे सब कुछ तैयार करने को कहा। आखिर में उन्होंने एक और बात भी कही, चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो, उन्होंने कहा कि उन्हें बिन लादेन चाहिए। अब अमेरिका अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार था। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जॉब्रेकर रखा। इस ऑपरेशन में अमेरिका को एक फ़ायदा है, यानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ पहले से ही लड़ाई चल रही है। नॉर्दर्न अलायंस नाम का एक मिलिट्री ग्रुप है। ये ग्रुप नहीं चाहता कि तालिबान उनके देश पर राज करे, इसीलिए कई देश इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। हमारे भारत ने भी इस ग्रुप को सपोर्ट किया, तो इसीलिए अमेरिका इस ग्रुप में शामिल हुआ। हम तुम्हें ज़रूरी पैसे देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे। हम दोनों ने मिलकर तालिबान को हटाने के लिए हाथ मिलाया। और ये जानते हुए भी क्या तालिबान सरकार चुप रहेगी? दूसरी तरफ भी लड़ने को तैयार है। अमेरिका बनाम अफगानिस्तान जंग शुरू हो गई है।
यहाँ अमेरिका का मेन टारगेट सिर्फ बिन लादेन है, लेकिन अगर बिन लादेन की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि तालिबान सरकार से लड़ना होगा। यूएसए के पास अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बड़ी आर्मी नहीं है, इसलिए उसके पास बड़ी आर्मी नहीं है। CIA ने छोटे ग्रुप में पैरामिलिट्री ऑफिसर भेजे, क्योंकि ये CIA पैरामिलिट्री टीम का अफगानिस्तान में नॉर्थ अलायंस ग्रुप के साथ पहले से ही नेटवर्क था। ये टीम 26 सितंबर को अफगानिस्तान में लैंड हुई। वे अपने साथ लाखों डॉलर कैश, लेज़र डेजिग्नेटर और सैटेलाइट फ़ोन के साथ साथ कुछ हथियार भी लाए थे। उन्होंने उन्हें नॉर्थ अलायंस टीम को दे दिया। नवंबर के आखिर तक कुल 410 अमेरिकन टीमें अफगानिस्तान गई थीं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिकन साइड ही काम करेगी तो आप गलत हैं। मिडिल ईस्ट से बहुत से लोग तालिबान को सपोर्ट करने आए थे। दूसरी तरफ से आए लोगों की संख्या ने अमेरिकन और नॉर्थ अलायंस टीम को बहुत छोटा बना दिया था। ये बहुत कमज़ोर लग रही थी, लेकिन तालिबान के पास एक चीज़ की कमी थी जो अमेरिकन्स के पास थी, वो थी एयर पावर। अमेरिकन्स ने एयर पावर का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। अमेरिकन्स ने अफगानिस्तान में नॉर्थ अलायंस टीम को सैटेलाइट फ़ोन दिए। ये सैटेलाइट फ़ोन सेल फ़ोन जैसे दिखते हैं, लेकिन नहीं, ये सैटेलाइट फ़ोन है। इनमें GPS होता है। वे इन्हें चुपके से ले जाते हैं और जहाँ भी उन्हें तालिबान की बिल्डिंग दिखती हैं, वे वहाँ जाकर उन सैटेलाइट फ़ोन से GPS से मार्क करते हैं। इस तरह एक के बाद एक बिल्डिंग, वे जितनी ज़्यादा तालिबान बिल्डिंग्स को मार्क कर सकते हैं करते हैं। मार्क की गई रिपोर्ट CIA यानी इंटेलिजेंस टीम को भेजी गई। उन्होंने उस डेटा का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने तालिबान की बिल्डिंग्स पर बम से हमला किया। इस तरह ज़्यादातर बिल्डिंग्स तबाह हो गईं। उन्हें समझ भी नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। कुछ दिनों बाद अमेरिका को जानकारी मिली कि बिन लादेन काबुल में है, तो उन्होंने एक और प्लान बनाया। काबुल शहर के नॉर्थ में शोमाली वैली है। अमेरिका ने इस वैली में स्पेशल फोर्स उतारी। 25 अमेरिकन स्पेशल फोर्स टीम और 5000 नॉर्थ अलायंस टीम तैयार हो गई। 5000 लोग सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि तालिबान की तरफ से 15,000 लोग तैयार थे। ये 1:3 का रेशियो है। तो यूएसए ने एयर पावर सपोर्ट मांगा, वे आए भी। 9 अक्टूबर 2001 अमेरिका ने तारीख तय की और नॉर्दर्न अलायंस के साथ हमला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तालिबान भी गाड़ियों और हथियारों के साथ हमला करने निकल पड़ा। अमेरिकी टीमें फ्रंटलाइन पर थीं, उनके बाद नॉर्दर्न अलायंस की टीम थी। तालिबान दूसरी तरफ से आ रहे थे, वे दूसरी तरफ भी तैयार थे। लेकिन उस समय अचानक अमेरिकी प्लेन तय समय पर नहीं पहुंचे। तभी तालिबान ने उन सभी पर हमला कर दिया। उन्होंने चालाकी से बंकरों और खाइयों से फायरिंग की। अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि तालिबान ज्यादा थे। जब तक तालिबान बड़ी संख्या में पास आए, अचानक अमेरिकी एयरफोर्स आ गई। तभी ऊपर से बारिश होने लगी। B-52 बॉम्बर्स ने तालिबान की फ्रंट लाइन पर बम बरसाए। AC-130 गनशिप और फाइटर एयरक्राफ्ट भी आ गए। पूरी तालिबान आर्मी एक ही बार में बिखर गई। तालिबान आर्मी अमेरिकी एयर पावर के सामने टिक नहीं पाई, सब भाग गए। जमीन पर नॉर्थ अलायंस की टीम आगे बढ़ती गई। ये जंग महीनों तक चली। उसके बाद तालिबान काबुल शहर छोड़कर चले गए। काबुल गिर गया। यहाँ एक और मज़ेदार बात ये हुई कि काबुल शहर के लोगों ने यूएसए और नॉर्थ अलायंस के काम की तारीफ की, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि तालिबान उनके देश पर राज करे। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा फ़ायदा बन गया। अमेरिका इस ऑपरेशन में कामयाब रहा, लेकिन वो बिन लादेन को पकड़ने में नाकाम रहा। लेकिन अमेरिका ने एक और बड़ी गलती भी की। इस जंग में अमेरिका ने गलती से अफगानिस्तान में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को भी मार डाला। दुनिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका इस गलती से नहीं रुका। जंग जारी रही। अमेरिका अफगानिस्तान के कुछ और शहरों में घुसा और तालिबान को खदेड़ दिया। लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, बिन लादेन नहीं मिला।
क्योंकि वो यूएसए को मिले बिना तोरा बोरा पहाड़ियों की गुफाओं में भाग गया। क्योंकि वो उसका मजबूत इलाका था, जमीन के नीचे सुरंगें भी थीं। हजारों तालिबान बिन लादेन को बचा रहे थे। अमेरिका को लगा कि यही सही समय है, उसे लगा यही सही जगह है। अमेरिका ने उसी एयर स्ट्राइक से सब कुछ तबाह करने और बिन लादेन को भी मारने का फैसला किया। तुरंत B-52s, B-1s और F-15s लाए गए। इनसे पूरे तोरा बोरा हिल्स एरिया पर लगभग 56 घंटे तक बिना रुके आसमान से हमला किया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गिराए गए सबसे ज्यादा बम थे। आखिर में यूएसए का सबसे बड़ा बम ब्लू 82 फिर से लाया गया और गिराया गया। कई तालिबान मारे गए, लेकिन ये पता नहीं चला कि बिन लादेन मरा था या नहीं। पूरा एरिया काफी हद तक तबाह हो गया था। बिन लादेन को लगा कि अब बचना मुश्किल होगा। अमेरिका ने उस एरिया में कुछ सैनिक भेजे और सबूत के लिए पूरी एरिया में सर्च किया। उन्हें बिन लादेन का कोई निशान नहीं मिला, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद अमेरिका को लगा कि बिन लादेन मर गया है। सबने जश्न मनाया। लेकिन 6 महीने बाद 18 अप्रैल 2002 को एक दिन एक CIA ऑफिसर टीवी देख रहा था और अचानक बिन लादेन दिखाई दिया। बिन लादेन मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। बिन लादेन एक वीडियो में दिखाई दिया और अमेरिकी लोगों से एक ज़रूरी बात कही, मैं आपसे तुम्हें मारता रहूँगा। उसने कड़ी चेतावनी दी कि मेरे ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। बिन लादेन अमेरिका के हाथ से ऐसे फिसला जैसे पकड़ा गया हो। अब अगर वो एक बार अफगानिस्तान से भाग गया तो वो किसी भी देश में भाग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। बिन लादेन ने भी ऐसा ही किया। वो अफगानिस्तान से भाग गया। इसके साथ ही अमेरिका के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई। ये पता नहीं है कि बिन लादेन कहाँ है या वो कहाँ गया। अमेरिका ने कुछ FBI एजेंट्स को टोरा बोरा पहाड़ों की उस जगह पर भेजा जहां से बिन लादेन आखिरी बार भागा था, ताकि कोई सुराग मिल सके। वहां उन्हें कुछ टेप रिकॉर्डिंग मिली। उन टेप रिकॉर्ड में बिन लादेन की वीडियो थे। जब उन्होंने उन वीडियो को देखा तो उन्हें एक और सुराग मिला। जब वो 9/11 ऑपरेशन के बारे में बता रहा था, कभी कैमरे की तरफ मुड़कर मुख्तार कहता, कभी कहता भगवान मुख्तार पर कृपा करे। उसी वीडियो में बिन लादेन के बेटे ने ड्रोन का एक टुकड़ा दिखाया। मुख्तार ने कहा, मुख्तार यहाँ आकर देखो। अमेरिका हैरान था कि ये मुख्तार कौन है। अमेरिका समझ गया कि ये मुख्तार ज़रूर जानता है कि बिन लादेन कहाँ है। इसलिए अमेरिका ने तय किया कि हमें पहले इस मुख्तार को पकड़ना चाहिए। अमेरिका को नहीं पता था कि ये मुख्तार कैसा दिखता है, क्योंकि वो वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सब कुछ खुद ही शूट किया था। CIA ने बिन लादेन की टीम के सभी लोगों के साथ साथ उसके आसपास काम करने वाले सभी लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की, लेकिन एक आदमी गायब था, मुख्तार। ये CIA इंटेलिजेंस टीम के लिए एक डेड एंड जैसा लग रहा था। उन्हें लगा कि इस मुख्तार को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक दिन 1 साल बाद अचानक बिन लादेन की टीम के एक सदस्य अब्बू जुबैदा के बारे में एक लीड मिली। ये अब्बू जुबैदा बिन लादेन के दाहिने हाथ जैसा था। CIA ने चुपके से उसे ट्रैक किया। वो जहां भी जाता था उस पर सीक्रेट तरीके से नजर रखी जाती थी। मार्च 2003 में पता चला कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद में है। तुरंत US ने CIA और पाकिस्तानी ISI के साथ मिलकर फैसलाबाद में अब्बू जुबैदा पर रेड मारी। जब अब्बू जुबैदा इस रेड में भाग रहा था तो पाकिस्तानी टीम ने उसे गोली मार दी। अब्बू जुबैदा बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन आखिर में वो जिंदा पकड़ा गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे ट्रीटमेंट दिया और कहा कि वो सिर्फ आज रात ही जिंदा बचेगा और हो सकता है कि सुबह तक वो जिंदा न बचे। तुरंत अमेरिका के FBI एजेंट्स उससे पूछताछ करने आए। उस पूछताछ में अब्बू जुबैदा ने कुछ राज खोले। उसने कहा कि अल-कायदा हमला करने का प्लान बना रहा है। फिर एक FBI एजेंट ने पूछा, ठीक है, मैं तुम्हें किसी की फोटो दिखाने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो हमला करने वाला है या नहीं? उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। FBI एजेंट ने अपने फ़ोन पर एक फ़ोटो दिखाई। अब्बू जुबैदा ने कहा कि ये वो नहीं है। असल में FBI एजेंट ने गलत फ़ोटो दिखाई। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ये आदमी कौन है, तो अब्बू जुबैदा, उसने कहा कि ये मुख्तार है। असल में उस फोटो में जो है वो
खालिद शेख मोहम्मद है, यूएसए का मोस्ट वांटेड आदमी। उसी ने 9/11 हमला किया था। वो मास्टरमाइंड है, वो मुख्तार है और अलकायदा में है। उसके बाद यूएसए ने उसे पकड़ने के लिए कुछ जासूसी ऑपरेशन किए। उनके ज़रिए उन्हें पता चला कि ये मुख्तार रावलपिंडी पाकिस्तान में है। आखिरकार मार्च 2003 में मुख्तार उर्फ खालिद शेख मोहम्मद अपने जन्मदिन पर यूएस CIA और पाकिस्तान ने मिलकर मुख्तार के घर पर छापा मारा। मुख्तार को तब अरेस्ट किया गया जब वो अपने अंडरवेयर में था और उसे ले जाया गया। उन्होंने इस मुख्तार से पूछताछ की और बहुत सारी जानकारी निकाली। वो इस बारे में जानकारी दे रहा था कि वो आगे क्या करने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिन लादेन कहाँ है। लेकिन सिर्फ इतना पता था कि वो पाकिस्तान में है। 2 साल बाद जनवरी 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ऑफिस में अपने पहले दिन उन्होंने जो पहला काम दिया, उन्होंने कहा कि बिन लादेन पर ज़्यादा ध्यान दो। उन्होंने एक्स्ट्रा रिसोर्स दिए, उन्होंने एक्स्ट्रा टीम दी और यूएसए ने बिन लादेन ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। ये फरवरी 2009 की बात है। जॉर्डन नाम के एक देश में 30 साल का एक डॉक्टर था। उसका नाम अल बलावी था। उसे जॉर्डन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो इंटरनेट पर अलकायदा ग्रुप के बारे में पॉजिटिव पोस्ट शेयर करता था। वो एक वेबसाइट चला रहा था। उस समय जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अच्छे रिश्ते थे। तो जॉर्डन ने अमेरिका को सलाह दी, इस अल बलावी को जासूस बनाकर अलकायदा ग्रुप में भेजो और बिन लादेन को ढूंढो। अमेरिका को भी ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने भी कहा ठीक है। तो अमेरिका ने अल बलावी को एक ऑफ़र दिया, अगर तुम जासूस बनकर अलकायदा ग्रुप में जाओगे तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे और हम तुम्हें करोड़ों रुपए भी देंगे। अल बलावी ने भी कहा ठीक है। जॉर्डन ने तुरंत अल बलावी को अफगानिस्तान भेज दिया, लेकिन अफगानिस्तान जाने के बाद वो यूएसए और जॉर्डन को मिले बिना ही गायब हो गया। अमेरिका को लगा कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि वो एक जासूस है और उन्होंने उसे मार डाला। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। फिर नवंबर 2009 में अल बलावी ने चुपके से यूएसए को बताया कि वो अलकायदा ग्रुप में शामिल हो गया है और उनके साथ है। उसने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी भेजा। अरे और क्या, अमेरिका को लगा कि बिन लादेन जल्द ही मिल जाएगा। उन्हें नहीं लगा था कि इससे बड़ा मौका फिर मिलेगा। वे इस मौके से बिन लादेन को पकड़कर केस खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे चुपके से अल बलावी से मिलेंगे और उसे एक प्लान बताएंगे। चूँकि अमेरिकी सैनिक पहले से ही अफगानिस्तान में थे, इसलिए उन्होंने चुपके से उसे खोस्त आर्मी बेस पर अकेले आने के लिए बुलाया। ये दिसंबर 2009 की बात है। अल बलावी चुपके से CIA अधिकारियों से मिलने के लिए एक कार में खोस्त आर्मी बेस नाम की जगह पर आ रहा था। ये CIA अधिकारी भी बिन लादेन के बारे में जानकारी देने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अल बलावी एक कार में खोस्त प्लेस पहुंचा। अमेरिका ने उसे गेट पर सिक्योरिटी चेक किए बिना अंदर जाने दिया क्योंकि वो उसका पोता था। अल बलावी एक कार में कंपाउंड के अंदर पहुंचा। उससे मिलने 7 CIA ऑफिसर भी आए थे। वो कार से बाहर आया। CIA ऑफिसर भी उसकी तरफ आ रहे थे। जैसे ही ऑफिसर पहुंचे, उसने तुरंत अपने हाथ में ट्रिगर खींच लिया। तभी उस ब्लास्ट में उसके समेत 7 CIA ऑफिसर की जान चली गई। क्योंकि ये अल बलावी एक बार अलकायदा में चला गया था और उनका आदमी बन गया था, यूएसए ने इस अल बलावी को कुछ करोड़ रुपए देने का भी वादा किया था। हालांकि उसने उन्हें धोखा दिया। अगर आपको लगता है कि बिन लादेन सारे सीक्रेट यूएसए को दे देगा, तो उसने उल्टा यूएसए के सारे सीक्रेट बिन लादेन को दे दिए। इसीलिए उन्होंने यूएसए पर उल्टा प्लान बनाया और जानलेवा वार किया।